जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर डायरी। और आज हमारे बीच इस शहर के वरिष्ठ समाज सेवक, राजनीति में सक्रिय लेखक, कवि, यानी मल्टीपल पर्सनालिटीज के धनी भगवान कौशिक जी मौजूद हैं। और आज हम उनसे इस शहर के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। सर, आपसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हाल ही में हमने देखा कि आपके कुछ बैनर शहर के अंदर लगे थे, जिसमें आपने कुछ अपील किया था लोगों से। तो वो पूरा संदेश क्या था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, आप विस्तार में बताएंगे इसके बारे में? जय हिंद। सबसे पहले मीरा भाईंदर डायरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर मुझसे कुछ बातचीत करने आए। राजकुमार जी, आपने वो बैनर देखे होंगे, अपील भी पढ़ी होगी, आओ मिलकर शहर बचाएं। तो अभी क्या शहर बचा हुआ नहीं क्या? देखिए, आपने कहा मकसद क्या है या क्या क्या अपील है। मैं थोड़ा सा मेरी जीवन यात्रा के बारे में पीछे जाना होगा। मैं 20-22 साल की उम्र से सामाजिक कार्यों में हूं, राजनीतिक कार्यों में हूं, और मैं अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करता हूं। मुझे इसके लिए कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, कोई बैनरों की भी जरूरत नहीं होती। मैंने शुरुआत से भ्रष्टाचार का विरोध किया है। आप यकीन मानिए, अगर ये देश अगर पिछड़ा हुआ है ना, इतनी धन संपदा वाला देश, और आज कभी से हम जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विकासशील विकासशील देश, अरे विकसित देश कब होगा ये, और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे ये जो राजनेता जो है ना, ये इस देश को लूट कर खा रहे हैं। एक 22-23 साल का नौजवान भगत सिंह जब शहीद हुआ था, अब भगत सिंह की डायरी पढ़िए, उन्होंने लिखा था ये गोरे अंग्रेज तो कभी चले जाएंगे। 23 साल का नौजवान क्या बोल के गया कि ये गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, हम वैसा रास्ता बना रहे हैं, हम अपनी शहादत से ये निश्चित कर देंगे ये गोरे अंग्रेज भाग जाएंगे, लेकिन उनकी जगह पर जो काले अंग्रेज आएंगे उनका हम क्या करेंगे। उनको उस आगे की फिक्र थी जो आज हम देख रहे हैं। हमारे जो ये काले अंग्रेज हैं, हमारे ही भाई, हमारे ही शहर को, हमारे ही देश को लूट कर खा रहे हैं। हमारे गरीब गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीब अमीर क्यों नहीं हो पा रहा। तो ये टीस मुझे हमेशा सालती रही है, हमेशा मुझे तकलीफ देती रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं भ्रष्टाचार के विरोध में हमेशा खड़ा रहा हूं। मैं समाज में, मेरा हर बात, मेरी राजनीति की जब बात आती है तो ये होती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो देश में इतनी खुशहाली आ सकती है, क्योंकि इस देश में बहुत कुछ है। यही मेरा, आप समझिए, जन जागरण का अभियान है कि जो तथाकथित, मैं 2022 को लेकर जन जागरण कर रहा हूं। आपको बता दूं, मैं इससे पहले कि आप पूछें कि राजनीतिक मकसद है या नहीं है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं लोगों को, नागरिकों को यह कहना चाहता हूं कि आप अपने नुमाइंदे अच्छे चुनें। तो ये मतलब जो पूरा आपका अभियान है, ये 2022 के इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं ये चलाया जा रहा अभियान है। तो ये अभियान का जो आपका मंच है, ये क्या मतलब समाज सेवकों का मंच है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है जिसको आप खुलकर नहीं बोल रहे हो? तो आप अगर राजनीति करना चाहते हो तो खुलकर क्यों नहीं आते देखिए, पार्टी बनाकर? पार्टी क्यों बनानी पड़े? पार्टी तो बहुत सारी है ना। मुझ जैसा व्यक्ति, यानी हम जैसे लोग, किसी भी पार्टी को स्वीकार्य नहीं होते हैं। क्यों आपने ऐसा? देखा होगा, ऐसा क्यों? बताता हूं। आपने देखा होगा कि मैंने भाजपा में यहां काम किया है, लगभग 11-12 सालों से इसी मैं को लेकर मेरा एक सवाल है। हाँ, क्योंकि समाज के अलग अलग जो है कि लोग हैं, उनके अलग अलग जो है कि सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो उसी में से किसी ने एक सवाल किया कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि भगवान कौशिक जी कभी भी एक व्यक्ति के साथ अधिक समय तक नहीं चल सकते? क्या उनकी कह सकते हैं कि उनका स्वार्थ इतना बड़ा है कि वो हर बार जो है कि कुछ ना कुछ मतलब उनका रास्ता बदलते रहता है। कभी वो 2014 में नरेंद्र मेहता के साथ रहते हैं, फिर उन्हीं का विरोध करते हैं। फिर इसके बाद 2017 में कुछ संघर्ष मोर्चा नाम का कोई एक संगठन उभरा, फिर वो कहाँ गया अभी तक कुछ पता नहीं चला।
2019 में फिर वो गीता जैन के साथ चल पड़ते हैं, फिर आज जो है कि 2021 में एक अलग जो है कि राह लेकर चल रहे हैं। तो आखिरकार ये क्या वजह है कि आप कभी भी किसी एक के साथ नहीं रह पाते? बड़ा लंबा सवाल किया है, लंबा जवाब होगा। आप बताइए, क्या हम किसी व्यक्ति के लिए काम करने आते हैं क्या? आपने व्यक्ति की व्यक्ति बार बार कहा है। व्यक्ति इसके लिए कहा हाँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता, इसके लिए आप उनसे अलग हो जाते हैं और सुनिए, फिर आप व्यक्ति के ऊपर सुनिए, आपको आरोप लगाते हैं। मुझे आपका सवाल पूरी तरह से समझ में आ गया है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसमें से मेरे जवाब पूरा अगर ना हो तो आप सवाल और करना। ठीक है, आप बोलिए, विस्तार से हाँ। बोलिए आप। देखिए, जो लोग किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं वो उस व्यक्ति के साथ चिपके रहेंगे हमेशा। आप ख्याल रखिए इस बात का। हम अगर देश के लिए काम करते हैं तो हम व्यक्ति विशेष के साथ नहीं चिपक सकते। दूसरा, हमने किसी व्यक्ति के लिए काम भी नहीं किया था, हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे। पार्टी ने एक व्यक्ति को नेता दिया। जैसे कि आप जानते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा हूं। मेरा अगला सवाल यही था। भारतीय जनता पार्टी से मैं आज से नहीं, जब से होश संभाला है, जब से पार्टी पॉलिटिक्स समझ में आई, मैं जनता पार्टी, भाजपा, वो भी भारतीय जनता पार्टी, सब साथ में ही थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपने शहर में, जब मैं हरियाणा से आता हूं, आप जानते होंगे, वहां एक अपने मित्र को, वहां तो हरियाणा में भाजपा थी भी नहीं, तब भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको हमने इतनी मेहनत करी के जिताया। मैं वहां भी कुछ प्रभारियों में से एक था अपनी युवावस्था में ही। मतलब मीरा रोड आने के पहले भी आप राजनीति में सक्रिय थे? मैं सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में अपने युवावस्था से ही जुड़ा हूँ। हरियाणा में मतलब आप एक्टिव थे? यस एक्टिव। आपको कुछ प्रूफ चाहिए, वो सब देंगे आपको। मैं ये कहता हूँ, आप व्यक्ति की बार बार बात करते हैं। मैं किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। एक मिनट रुकना चाहूंगा। ये मतलब मेरा सवाल नहीं है, कुछ लोगों का सवाल है, उनका भी सवाल आपसे पूछना जरूरी है, लाजमी है। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन है इसको लेके। हाँ। और मैं इसलिए आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि वो सवाल जो कर रहे हैं वो सच नहीं है, गलत है, तो आप उसको क्लैरिफाई करिए ना। आप मुझे मौका तो दीजिए। जी बोलिए। चलिए, आपकी बात करना है। 2014 में हमने नरेंद्र मेहता जी के लिए काम किया। 2014 में नहीं, मैं 2009 से काम कर रहा हूं उनके लिए। 2009 में, हाँ, आप कह रहे हैं उनके लिए, आपने कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं और मैंने भाजपा के लिए काम किया है। अगर मैंने व्यक्ति के लिए किया होता तो व्यक्ति के जीतने के बाद उसको नहीं छोड़ता। उस व्यक्ति के मुझे आचरण, उसका राजनीतिक व्यवहार अगर मुझे नहीं सही लगेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा, बार बार छोड़ूंगा। वो लोग जरूर साथ रहेंगे कि व्यक्ति सत्ता में आया, ठीक है, मेरी पार्टी सत्ता में आई, मेरा चुना हुआ व्यक्ति सत्ता में आया, तो मुझे तो उनके साथ चिपके रहना चाहिए, मुझे अपने फायदे के लिए। वहां जितने लोग, मैं जितने सबकी बात नहीं करूंगा, बहुत सारे अंधभक्त होते हैं, पार्टी के अंधभक्त। मैं पार्टी का अंधभक्त नहीं हूं, मैं मेरे देश का अंधभक्त हूं। और मेरी पार्टी ने यही सिखाया है, प्रथम राष्ट्र, द्वितीय पक्ष पार्टी, शेवटी स्वयं, अंतिम स्वयं। तो हम उस सिद्धांत में नहीं चलेंगे तो हम फिर क्या पार्टी को मानते हैं? देश हित में जो काम होगा वो मैं करूंगा, और मुझे जो नेता देश हित में नहीं लगेगा उसमें छोड़ दूंगा मैं। और अगर वो गलत काम करेगा तो उसका विरोध करके हम दूसरे को चुनेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपने कहा, फिर आपने संघर्ष मोर्चा बनाया, ये सब चीजें मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। आज आप भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी में हूं या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे निकाला भी नहीं गया है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मुझे किसी कार्यक्रम में शामिल भी नहीं होने दिया जाता। कोई रेजिग्नेशन लेटर दिया है? नहीं, सवाल ही नहीं है। तो क्यों कैसे निकालेंगे? अगर हमने कोई ऐसा गलत काम किया हो कि पार्टी के विरोध में, डिसिप्लिनरी एक्शन आप कह रहे हैं, तो होता ना। आपका एक्सपेल नहीं किया गया अभी तक? कभी नहीं। लेकिन मैं 2015 के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, 2015 के बाद पार्टी के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, अपने देश के समर्थक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जैसा काम कर रही है वो लोग देख रहे हैं। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से या मोदी जी से नहीं, तो एक सवाल ये उठता है सर कि भारतीय जनता पार्टी से, मतलब मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं,
मीरा भाईंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके साथ आप क्यों अलग हुए? मतलब क्या reason मीरा है? भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये कितनी बार बोला है मैंने, पिछले 6 साल से लिखता रहा हूं, बोलता रहा हूं। यहां भारतीय जनता पार्टी का प्राइवेट निजीकरण जिसको कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड, मीरा भाईंदर बोलता हूं मैं बार बार। हमने एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं के लिए काम किया। आप मानते भारतीय हैं कि जनता आपने पार्टी, किया? आप मानते हैं कि आपने किया? ऐसा आभास हुआ तभी तो छोड़ा। मुझे आभास हुआ, मुझे पता चला कि मैं किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करता रहा, एक कर्मचारी बन के। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको किसी को बेचारों को नहीं पता, जिनको पता चलता है उनको शायद कर्मचारी बनना स्वीकार होगा, मुझे स्वीकार्य नहीं है। हम देश के कर्मचारी हो सकते हैं, हम देश के प्रहरी हो सकते हैं, हम देशभक्त हो सकते हैं, हम किसी व्यक्ति के भक्त नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं के लिए काम हम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगा, मैं दूसरों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, जिनको लगा वो भी नहीं हुआ। आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई पुराना वरिष्ठ आज दिखता है उनके साथ? आज भारतीय जनता पार्टी, तथा कथित भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में पुराने लोग उनके नाम सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं जानता हूँ, बस कोई लेकिन दिखता है? ये भी सवाल उठता है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है कि जी अनुशासन बहुत ज्यादा है जी वहाँ पे। जी अगर इतना कुछ खराब चलता तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो दखल देके डेफिनेटली यहाँ पे कोई बदलाव करते, जैसे आज उन्होंने किया है। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ इकाई है वो कहीं ना कहीं शहर की राजनीति पर भी नजर तो रखती है। तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि अगर आपको कोई कंप्लेंट है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मतलब जो नेता है उनसे, तो आपने प्रदेश में कभी जाकर अपनी बात रखी क्या? साहब, समय लगता है किसी भी पार्टी में, और कंप्लेंट ना रखी हो ऐसा हो सकता है क्या? कितने वरिष्ठों ने रखी। और देखिए, पार्टियों से भूल नहीं होती क्या? भूल हुई नहीं क्या? पार्टी ने जब नहीं, क्योंकि अपने, ये पार्टी कहती है कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, इसके लिए मैंने सवाल किया कि भूल पहले के लोगों से होती होंगी, अब हमसे नहीं होती। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों में भी गिरावट तो आई है ना, आप देखते हैं। क्या मुझ जैसे व्यक्ति से आप ये चाहेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी के भी झूठे गुण गाता रहूं? नहीं, इसके जो लिए गलत मैंने, है वो तो क्योंकि गलत है ना। आप स्पष्टवादी माने जाते हैं हाँ? बोलने के लिए, इसलिए मैंने आपसे सीधा पूछा। भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों में गिरावट नहीं आई होती तो इतना खुलेआम ये जानकारी होने के बावजूद कि जो कैंडिडेट वो दे रहे हैं 2019 में वो हारने वाला है, ऊपर तक मालूम था, लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी रही। ये पहले से पता था पार्टी को कि हारने वाले? अरे कैसे नहीं पता रहेगा, कैसे नहीं पता रहेगा? हवा का रुख भांपने में पार्टियां बड़ी बोलते हैं। लेकिन देखिए, कुछ व्यक्तिगत चीजें हो जाएंगी। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, बस यही मैं जानना चाह रहा था बिल्कुल भी नहीं। कि आपका किसी से व्यक्तिगत, क्योंकि आपका सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कई बार मैंने देखा है, तो अक्सर आप जो है कि एक व्यक्ति विशेष के ऊपर ही जो है कि टिप्पणी करते रहते हो, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। तो भ्रष्टाचारी तय करने का आपको किसी ने अधिकार थोड़ी आपका दिया है। बिल्कुल गलत आरोप है। मैंने किसी एक व्यक्ति को भ्रष्टाचारी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा कि मीरा भाईंदर की महाघोटाला पालिका, महानगर पालिका तथा कथित महानगर पालिका कि आप उस महाघोटाला पालिका में बदल चुकी आप है। महानगर पालिका को कुछ और नाम भी, महाघोटाला पालिका और भी कुछ नाम बोलते हो? यही भारतीय जनता पार्टी को, आपकी पार्टी को कुछ नाम देते हो? प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी? बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड, मीरा भाईंदर। अच्छा, और यहाँ की नगर पालिका जो है महाघोटाला पालिका। मीरा भाईंदर की आप इसको अगर इस देश में इंक्वायरी हो जाए तो शायद ही नहीं, यकीनन 1 नंबर पे मिलेगी ये महानगर पालिका घोटालों में। साहब, सुना तो यहां तक जाता है कि 40% कमीशन है। 40% कमीशन में बढ़ जाएगा, 30% ठेकेदार भी कमाना चाहेगा। 1 रुपए का काम 30 पैसे में होएगा। कैसा काम होएगा, कैसा विकास होएगा? नहीं, लेकिन कहा जाता है कि शहर में जबरदस्त विकास हुआ है, यहाँ पे सड़कें बनी हैं, पानी काफी, मतलब अधिक मात्रा में शहर में लाए गए, साथ ही साथ जो है कि अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम की भी अच्छी व्यवस्था की गई है, मेट्रो भी आ चुकी है। तो शहर में तो विकास कार्य जारी है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, या विकास करते समय कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हो रहा है? कोई एविडेंस वगैरह?
आपके पास, या उसके खिलाफ कोई आपने जो है कि कंप्लेंट दर्ज की हो कहीं पर आपकी तरफ से? साहब, पहली बात तो बताइए, विकास आपको, आप किसको कहते हैं? क्या होता है विकास? क्या शहर के 5-4 रोड या 10 रोड कंक्रीट के बना दिए उसको विकास कहते हैं? आपने 10-5 गार्डन भी बना दिए उसको विकास कहते हैं? इस समाज का, पूरी दुनिया का आधारभूत विकास का रास्ता शिक्षा से होकर चलता है। मानेंगे मेरी बात? इस शहर में शिक्षा का कोई प्रावधान आपको दिखता है गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए? प्राइवेट स्कूल हैं बस। सरकारी स्कूल आपको भी नहीं मालूम होगा। महानगर पालिका के कितने स्कूल हैं जानते हैं आप? अगर आप जानते होंगे तो मेरी आवाज सुन के जानेंगे आप, क्योंकि मैं बहुत लिखता रहा हूं इन दिनों। नहीं, मैंने आपके ही माध्यम से जाना है। आपने कहीं कहा था इस बात को कि कुछ 30+35 के आसपास आप बता रहे 35 स्कूल है सर, एक कम या ज्यादा होंगे। 35 स्कूल मेरी जानकारी में। उन 35 स्कूलों में 6170 बच्चे पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं इस बात की गारंटी नहीं है। एनरोलमेंट 6170 का, ये जानकारी मुझे जो मिली है। वो बच्चे भी कौन है? जो बेचारे झोंपड़पट्टी वालों के, गरीब लोगों के। आप और हम तो नहीं भेजेंगे वहां अपने बच्चों को। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? उनमें जाते हैं किसी सरकारी स्कूल में? नहीं जाते। और भी आपके साथियों के, हमारे साथियों में नहीं जाते। सब हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार दिया गया है, शिक्षा, चिकित्सा। शिक्षा के मामले में मीरा भाईंदर में हमारे प्रॉपर्टी टैक्स, यहां पड़ा भी होगा बिल, उसमें शिक्षा कर, करेक्ट। वो कहां जाता है वो पैसा? 35 स्कूलों में कम से कम 35,000 बच्चे तो पढ़ने चाहिए ना। 6170 बच्चे। और जिन नेताओं को, जिन कर्णधारों को, जिनको हम सौंपते हैं इस शहर की बागडोर, इस देश की बागडोर, जिनको शिक्षा नीति सुधारनी चाहिए, शिक्षा में सुधार करना चाहिए, उन स्कूलों में सुधार करना चाहिए, उनके अपने स्कूल हैं। उनके एक एक स्कूल में 6000 बच्चे मिलेंगे आपको, कम से कम 8000 भी हो सकते हैं। उनसे मैं पूछने नहीं गया, लेकिन आप पता कर लीजिए, 6000 से कम। और उनके एक स्कूल नहीं है, कई कई स्कूल हैं। तो ये विडंबना नहीं है कि जिनको हमारे स्कूल यानी जनता के स्कूल बनाने चाहिए, वो अपने स्कूल बनाते हैं। ये है विकास। किसका विकास हुआ? आज शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये सबसे बड़ा व्यापार हो चुका है। सबसे ज्यादा पैसा हमारा शिक्षा और चिकित्सा में खर्च होता है, और इन नेताओं ने इस बात को पकड़ लिया है और ये इस व्यापार में उतर गए हैं। नेता बनते हैं, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। हमारे लिए क्यों नहीं बनाते यार? तुम्हारे 15-15 माले के हॉस्पिटल हैं, तुम्हारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं। इस शहर में बताइए आप, कोई कॉलेज है सरकारी? एक भी कॉलेज है? नहीं है। और यहाँ जनता कितनी है? 17 से 18 लाख 18 पब्लिक के है। आसपास। कोई यूनिवर्सिटी है? मैं जिस शहर से आता हूं उसमें 3.25 लाख या 4 लाख पब्लिक है। सब 3 यूनिवर्सिटी है वहां, 3 यूनिवर्सिटी। कहाँ से आते हैं आप? हिसार, हरियाणा। और मैं जिस तालुका से हूं उसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज है बड़ा। निजी कॉलेज तो है ही है, वो मात्र 1 लाख पब्लिक है मेरे तालुका में। तो उसमें बड़ा सरकारी कॉलेज, बीकॉम, इंजीनियरिंग और ये सब सब्जेक्ट के साथ। और इस शहर में एक भी कॉलेज नहीं। कैसे? हमारे यहाँ के, शुरू से ले लो, पिछले 15-20 साल से जो मैं राजनीति देख रहा हूं, सारे कार्य सम्राटों की बात करता हूं। इस शहर में कार्य सम्राट बोला जाता है उनको। एक कॉलेज तक लाके दे नहीं पाए इसमें। यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यहाँ। तो अभी जो आप अभियान लेकर चल रहे हैं, वहां पर अब यही सब बातें रख रहे हैं क्या लोगों के सामने? आपके सवाल का जवाब तो हुआ ही नहीं है। पूरा अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा किया आपने, दूसरा जो सवाल ये पूछा है उसमें ही आ जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आपने सारी चीजें बता दी कि भाई शहर में क्या कमी है, और राजनीतिक पार्टियों आपको लगता है सारी चीजें बता दी मैंने? कुछ एक शिक्षा की बात करी है आपने मैंने। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है। कहाँ स्वास्थ्य के? कोई हॉस्पिटल है हमारे यहाँ? वही कहा ना, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की आपने, प्लेग्राउंड की बात की, यूनिवर्सिटीज की बात कर दी आपने, कॉलेज की बात कर दी। इतनी सारी कमियां होने के बावजूद जनता इन विषयों को लेकर कभी सड़क पर क्यों नहीं उतरती? जनता तो जनता है साहब।
मैं इन दिनों घूम रहा हूं, जो मीटिंगें ले रहा हूं, आप सुनिएगा मेरी बात। मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, फिलहाल मेरा फोकस मेरा शहर है। ये देश का एक कोना, ये भी देश ही है ना। मेरी इन मीटिंगों से जो उभर के आ रहा है साहब, मतलब मैं हैरान हूं कि इस चीज में कैसे ये जन जागरण कैसे हो पाएगा, कब हो पाएगा, कितने सालों में होगा, कब जनता जागेगी। लोगों को ये जो धन कुबेर जो राज सत्ता पे काबिज हो गए हैं, ये इनका व्यापार है राजनीति। और ये राजनीति राजनीति बड़ा खूबसूरत शब्द है। राजनीति सेवा का बड़ा मंच होता है। ये राजनीति नहीं करते, ये राज अनीति करते हैं। अनैतिक तरीकों से राज करते हैं ये लोग। इनके अनैतिक तरीके कहां से शुरू होते हैं? ये वोटों को खरीदते हैं साहब। कैसे खरीदते हैं? मैं जनता में जा रहा हूं। कल एक घर में मीटिंग थी 10 लोगों की, वो बता रहे हैं कि हमारे घर में कुकर दे के जाते हैं, हमारे घर में मिक्सर की स्लिप आ जाती है कि फलानी दुकान से स्लिप ले लेना, बच्चे की कसम उठाओ कि आप वोट हमको दोगे। तो ये तो उनकी भी गलती है ना। बिल्कुल गलती है ये, इसीलिए तो जन जागरण। तो और इसके लिए हम केवल राजनेताओं को ही कैसे दोष दे सकते हैं? साहब मैं तो ये बात कह रहा हूँ, राजनेताओं को दोष, मैंने कहा के लिए राजनेताओं को दोष दिया? मैं तो पब्लिक, आपने कहा कुकर देते हैं, फिर ये प्रॉब्लम होती मैं कहता हूं कि आज जो लोग राजनीति में आ रहे हैं, वो राजनीति के बजाय तुम कुकर की फैक्ट्री लगा लो ना यार। तुम देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम ये जनता, ये जो गरीब जनता, हमारे इस शहर में हजारों नहीं लाखों बच्चे, गरीब बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। वो बच्चे कभी कॉलेज का मुंह नहीं देख पाएंगे। हमारे स्कूल, ये तो बताया नहीं मैंने आपको, 7वीं तक स्कूल है राजकुमार जी। उन बच्चों को, गरीबों के बच्चों को 7वीं तक ही पढ़ने का अधिकार है। वो स्कूल, मुझे मौका मिल जाए, आज आप केजरीवाल के स्कूल देखो जाके दिल्ली में, मैंने देखे। चलिए मैं पूछता हूं आपसे, हाँ, कि अगर शहर ने आपको मौका दे दिया, फॉर एग्जांपल, क्या मौका देंगे? अगर आप तो ये, समझो, अरे अभी पूरी बात सुने, कैसे मौका देंगे? ये सब सारे वोट बिक रहे हैं। मैं एक साल में नहीं है, सारे नहीं, सॉरी, सारे वोट कैसे बिक रहे हैं? वो इनको जितने जीत के लिए चाहिए ना, उसमें इनका इजाफा हो जाता है। कुछ लोग तो पार्टी के नाम पे देते हैं, कुछ कुकर के नाम पे दे देते हैं, कुछ मिक्सर के नाम पे। सॉरी मैं टोकूंगा कि अगर नेता को पता है कि हमारे जीत का रास्ता कुकर से होकर गुजरता है, तो वो क्या करे फिर? वो नेता नहीं है साहब, उसको नेता नहीं मानता मैं, उन्हीं का विरोध कर रहा हूं ना मैं, उन्हीं को तो बाहर। जैसे इकोनॉमिक्स में एक बात कही जाती है कि जैसा डिमांड होता है वैसा सप्लाई होता है। नहीं, देखो, जैसा समाज होता है वैसा नेता होता है, आप ये कहना चाहते हैं। देखिए, मैंने इसीलिए उस प्यारे बच्चे को याद किया जिसका नाम भगत सिंह था। उसने यही कहा था कि काले अंग्रेज आ जाएंगे। शुरुआत से ही बड़े बड़े नेताओं के यहाँ नाम हुए हैं, कुछ को तो मैं हृदय से नमन करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश की नींव ही गलत डाल दी। देश बनाने का काम उनका था, बड़े बड़े काम किए उनको, मैं पूरा उनको नमन है, लेकिन कुछ ऐसे काम किए उन्होंने जो देश बन ही नहीं पाया। जो काम करने चाहिए थे वो नहीं हुए। और मेरा विजन मुझे क्लियर है कि क्या होना चाहिए अब। साहब आपने बात पूरी नहीं होने दी। अगर इस देश का भविष्य किसको कहते हैं? बच्चों को। हमारे वो बच्चे बड़े होते हैं, वो अनपढ़ रह जाएंगे, वो चरस गांजा और ये पीने लग जाते हैं। उनको आप शिक्षा नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? गलियों में भटकेंगे, वो चेन छनेती करेंगे, ये सब करेंगे। तो वो शिक्षा के लिए इस कौन से नेता ने इस शहर में काम किया है? आप सारे कार्य सम्राटों का किसी एक का नाम गिनाइए। कुछ तो ऐसे हुए हैं जिनका बड़ा नाम है, वो तो राजा हैं, वो तो ये हैं, वो है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन विजन नहीं। विजन ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? तो आज तक कोई नेता ऐसा नहीं है जिसने इस शहर की शिक्षा पे काम किया हो, स्वास्थ्य पे काम किया हो, पानी पे। अब पानी के बार बार इतना एमएलडी पानी आ गया, उतना एमएलडी पानी आ गया, अरे आया तो गया कहां? अब तक भी तो हमको पानी हफ्ते में 3 दिन पानी आता है। हर बार आप कहते हैं पानी 24 घंटे ला के देंगे, 24 घंटे में एक बार नहीं देते। 48 घंटे आपके घर में पानी आता है क्या? ये बताइए मुझे। नहीं, इलेक्शन के समय मैनिफेस्टो में आता है पानी। हाँ, नहीं, मैनिफेस्टो में आता है, और इलेक्शन के समय, अभी जैसे 2022 में जुलाई में इलेक्शन होंगे, देखना आप 2022 में अप्रैल या मई से जो पानी की गंगा बहेगी। अरे अब कैसे आ गया? पूरे 5 साल क्यों नहीं आया? तो देखिए, मैंने आपसे बात करी शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। स्वास्थ्य के लिए इस शहर में कम से कम 2
3 स्टार तो हॉस्पिटल हूं, 5 स्टार ना बना सकते हो तो ये कितना करोड़ बजट है इस महानगर पालिका का? 2,000 करोड़। सारा पैसा मेरा अब सड़कों के पैचवर्क में, नालों को बार बार तोड़ के कमीशन खाने में, अब सौंदर्यकरण करते हैं। सेल्फी पॉइंट, माई फुट सेल्फी पॉइंट, आई डोंट नीड सेल्फी पॉइंट टिल द डेट आई डोंट गेट द वाटर। सेल्फी पॉइंट, माई फुट, कोई बात है? ये सेल्फी पॉइंट बनाएंगे, ये सड़कें बनाएंगे कंक्रीट की, उससे पहले पानी दे दो मुझे। सड़कें मेरी ज्योति उन्हीं का पैचवर्क में इतना पैसा जाता है राजकुमार जी, अगर आप पिछले 5 साल का पैचवर्क निकाल लेंगे आपको लगेगा इतने में तो कंक्रीट रोड ही बन जाने चाहिए यार। 10 साल का, अगर 5 का नहीं तो 10 साल का। मैंने निकाला नहीं है, मैं निकालूंगा आरटीआई से। आप यकीन मानिए 2,000 करोड़ के बजट में आप 5 साल में 2 हॉस्पिटल बना सकते हैं। नहीं, अब उन्होंने भी धीरे धीरे काम शुरू किया है कि अब कई सीमेंट रोड भी आप देख सकते हैं मीरा भाईंदर में बनना शुरू हो जो चुका काम होता है ना उसका कभी भी हमें वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैं 25 साल से इस शहर में रहता हूँ साहब। 25 साल पहले ये शहर ऐसा थोड़ा ही था। वही क्या, जब मैं इस गंगोत्री बिल्डिंग के 7वें माले पे, अगर टॉप फ्लोर पे चढ़ के, टेरेस पे चढ़ के देखता था तो सामने कुछ नजर नहीं आता था, खाड़ी की सिल्वर लाइन नजर आती थी। लेकिन साहब ये जो विकास है ना, ये विकास जनता का किया हुआ विकास है। बिल्डरों ने बिल्डिंग बना दी, वो जमीनें खरीदते गए, बिल्डिंग बनाते गए, और बिल्डिंगों के बीच में नगर पालिका की मजबूरी है कि उनके बीच में रोड देना ही पड़ेगा। तो ये मजबूरन विकास है, ये विजन का विकास नहीं है। और जो विजन का विकास है वो इस तरह से किया गया कि अगर इधर से मैं रोड निकाल दूं तो मैंने सस्ती जमीनें खरीदी हैं, उसका क्या फायदा, मेरे दोस्तों का क्या फायदा। इधर से रोड निकला तो ये फिर आप व्यक्ति पर आ गए। मैं किसी व्यक्ति पर नहीं आ रहा हूं, मैं सारे व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो अब तक रहे। मैं इस शहर की राजनीति में, इस शहर की राजनीति के सारे राजनेताओं को मैं कहता हूं, आप शिक्षा नहीं दे पाए, हमको स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं नहीं दे पाए, आप हमें पानी नहीं दे पाए, आप हमें स्टेडियम नहीं दे पाए, आप हमें ऑडिटोरियम नहीं दे पाए, आप हमें फुटपाथ नहीं दे पाए, आप हमें बहुत सारी चीजें और भी, एपीएमसी मार्केट नहीं दे पाए। आप अब कितनी चीजें हैं इस शहर में। सुरक्षा है क्या? आज पुलिस थोड़ी सी बेहतर हुई है, पहले ग्रामीण पुलिस थी। और पुलिस कभी भी एक एक व्यक्ति के पीछे हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। पुलिस अपराध होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की गारंटी पुलिस की होनी चाहिए कि करे, और हमारी पुलिस करती है। मैं मतलब मीरा भाईंदर की पुलिस से फिलहाल तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। लेकिन हमारे जो शासक हैं, प्रशासन का काम अच्छा हो रहा है। पुलिस प्रशासन की बात आए तो हमारे शासक क्या कर रहे हैं इस शहर में? आप उत्तन से लेके काजूपाड़ा तक, अगर हर चौराहे पे, सड़क पे कहीं ना कहीं बात कैमरे लगा दें, आप सुनिए मेरी बात पूरी, आप अगर कैमरे लगा दें, जो कि आज न्यू टेक्नोलॉजी है ना आपके पास, पूरा शहर सुरक्षित हो जाएगा। पूरे शहर में आप कैमरे लगा दें, एक सुई तक आपकी गायब नहीं होगी। लेकिन ये क्यों नहीं लगा दें, ये आप इनसे पूछना, मैंने तो सवाल रख दिया। नहीं, ठीक है, आपने कैमरे की जहां तक बात की, ठीक है, वो बात अपने आप पे सही है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं पैसे भी चाहिए। तो कॉरपोरेशन के पास कितने पैसे होते हैं, कैसे खर्च होते हैं, उसकी जानकारी है आपके पास? क्योंकि आपने कहा कैमरे लगने चाहिए, शहर के अंदर 3 स्टार हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, स्टेडियम बनने चाहिए। तो ये सारे काम करने के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है, क्या वो पर्याप्त मात्रा में पैसे हमारे कॉर्पोरेशन के पास पहली बात तो मैं ये बताता हूं, आपने देखा होगा, आप शांतिनगर में रहे हैं, शांतिनगर में देख लो, यहां सारे इधर देख लो, कौन सा नाला कितनी बार टूट के बना है वो देखो आप। पहली बात, अरे कैमरों पे तो पैसा ही कितना लगता है, 30 करोड़ में पूरे शहर में कैमरे लग जाएंगे। फिर उनकी मॉनिटरिंग पे आप 2-4 करोड़, उनकी मॉनिटरिंग पे भी खर्चा आएगा। जो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे चीज होनी चाहिए वो पहले करो ना आप। सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए क्या? पानी हमारी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए क्या? आप पब्लिक से जाके पूछ लो, पहले पानी दे दो, रोड बाद में दे देना। पब्लिक ये बोलेगी, स्वास्थ्य बाद में देना, पानी तो दे दो। पानी पियेंगे तो जिएंगे ना। 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं आता यार। और ये नहीं, अगर विकास कार्यों को अनदेखा किया जाए, साहब किसी जमाने में तो मच्छरों का हालत ये था कि हम इसको मच्छर रोड कहा जाता था, मीरा रोड नहीं। आप किसी की बातों को ये भी नहीं कह सकते कि ये नकारा नहीं जा सकता। पहले वाले लोगों ने भी किया, अब वालों ने भी किया, आगे वाले भी करेंगे। लेकिन सवाल आता है, क्या वो काफी है? क्या वो विकास काफी नहीं है? जितना पैसा
आपका ये मैं नहीं कहता, मैं अकेला नहीं कहता, पूरे शहर में आप पत्रकार हैं, सुगबुगाहट नहीं सुनते हैं क्या? 40% के आसपास कमीशन में बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। वो 40% का मतलब 800 करोड़ हो गया, कमीशन में चला जाएगा कुल बजट का, कुल बजट का। 800 ना जाए 500 करोड़ लगा। ये कमीशनबाजी, ये कमीशन खोरी कब खत्म होगी? एक और बता दूं मैं आपको, ये असंभव है, भ्रष्टाचार खत्म होना असंभव है, ये मिशन इम्पॉसिबल है। क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश के नागरिकों के, और उन्हीं नागरिकों से नेता जाते हैं, रगों में बह रहा है। हमने ये देश आजाद हुआ उससे पहले ही भ्रष्टाचार का यहाँ वो देखा है राज, अंग्रेजों के टाइम में, और इस देश में भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही अभी बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, देश में भी देखा जा रहा है, प्रदेश में भी देखा जा रहा यहाँ है। भी हुआ, तो जागरूकता लोगों में धीरे धीरे करके आ रही है ना। इस शहर में आप ये देखिए, इस शहर में भी तो आप लोगों ने 2019 के चुनाव में भ्रष्टाचार 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 चिल्लाकर और कहीं ना कहीं बदलाव तो लाया ना। आप लोगों ने, आप भी नहीं थे क्या उनमें? नहीं, मैं भी था। तो इस शहर में वो भ्रष्टाचार एक भगवान कौशिक बता सकता था क्या लोगों को? शहर ने महसूस किया कि यार हर बार रोड हमारे टूटे रहते हैं, गणपति आते हैं टूटे खड्डों में जाते हैं, हर बार ये नाले तोड़ तोड़ के बनाए जाते रहते ये हैं। तो पहले भी हो रहे थे, 2014 के पहले भी हो रहे थे। 2014 से पहले की गारंटी मेरी नहीं है, सुन रहे हैं आप? 2014 से पहले मेरी पार्टी का राज नहीं था, उनको गालियां दे दे के तो हम हमारी पार्टी को जिता के लाए, और हमारी पार्टी वाला भी वही करेगा तो हम हमारे बंदे को पकड़ेंगे या उनको जाके? उनको तो हमने कर दिया जो उनका करना था। अब हमारा आदमी भी वही कर रहा है, हमारे लोग भी वही कर रहे हैं, तो उसका विरोध किया ना मैंने, और उसके विरोध में झंडा हमने खड़ा किया। और भ्रष्टाचारी नहीं, कई मुद्दों पे बात हुई है साहब, बहुत कुछ। आपका कोई नेता अगर बार बार आरोपों में फंसता रहे, बार बार दुनिया भर के उनमें, तो कहीं ना कहीं डाउट होता है। मेरे पार्टी के नेता ने कई ऐसे काम किए, मुझे लगा ये पार्टी के लोग हैं, ये कार्यकर्ता हैं कि ये कर्मचारी हैं यार? किसी के कहने से आप जाके किसी के घर पे हमला कर देंगे। चले, एक सवाल मैं पूछूंगा। हाँ, जैसे आपने महसूस किया कि 2014 में उनके जीतने के बाद कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं था, वहां हट गए। 2019 में भी कुछ इसी तरह से देखा जा रहा है, आप एक अलग जो है कि लाइन बनाकर चल रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2022 में भी किसी पार्टी के साथ आप जाएंगे या फिर एकला चलो वाली रणनीति में आप अब जाने वाले हैं? राजकुमार जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, नहीं, मेरा सवाल इसके लिए स्पेसिफिक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि 14 में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, बराबर। 17 में आपकी कोई भूमिका शहर में नजर नहीं आई, 19 में अपक्ष कैंडिडेट के साथ थे, तो 22 में आप अपने दम पर कुछ करना चाहेंगे कि फिर किसी ना किसी का दामन आप थाम लेंगे? ये शहर वासियों का सवाल है, इसलिए मैं आपसे ये आपने कहा 2017 में मेरी भूमिका नजर नहीं आई, क्योंकि मेरी पार्टी जिसके लिए इतना खून पसीना बहा, उसके नेता ने या नेताओं की टीम ने मुझे उस काबिल पाया ही नहीं। उस समय एक भूमिका दिखाई दी थी छोटी सी, जब आप एक संघर्ष मोर्चा करके मैंने देखिए एक कोशिश हम लोगों ने की थी, जो किन्हीं कारणों से वो व्यक्तिगत वो विलुप्त है, और टिप्पणियां हो जाएंगी। हमेशा संघर्ष करते रहना इंसान का, जिसकी फितरत होगी वो करेगा। मेरी फितरत है कि मैं गलत के खिलाफ संघर्ष करता हूं, जो मुझे गलत लगता है, हो सकता है वो औरों की नजरों में सही हो। आपने कहा 2014 में आपने जो चुन के लाए, फिर उनका 15 से विरोध शुरू कर दिया, 19 में फिर ये, अब 19 में 22 में क्या करेंगे आप? वो खाली पूछ रहे हैं। देखिए 19 जो था वो विधानसभा का, प्रदेश सरकार की बात थी। अब 22 जो है ये पंचायत का चुनाव है, इस शहर की पंचायत का। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 2022 का जो आगामी महानगर पालिका का चुनाव है मीरा भाईंदर शहर में, तो उस चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए ये सारी जो कवायद चल रही है वो भूमिका को लेकर ही चल रही है कि भूमिका होनी चाहिए, मेरी क्यों, हर नागरिक की भूमिका होनी चाहिए, और वही मेरा प्रयास है। जन जागरण से मतलब हर जन जागे और अपनी भूमिका चुनाव में अदा करे। जहां तक रहा मेरी भूमिका का सवाल, मैंने अपनी भूमिका तय कर ली है। मुझे एक जो स्पष्ट संदेश है कि अच्छे समाज सेवक ही अच्छे नगर सेवक हो सकते हैं,
तो मुझे अच्छे समाज सेवकों से बात करनी है, मैं अच्छे समाज सेवकों से मिल रहा हूं, और समाज सेवक जो है उनको मैं जो बात कर रहा हूं वो तैयार भी हो रहे हैं। उनके कुछ किंतु परंतु हैं, पैसे को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे, जो मैं मीटिंगें कर रहा हूं, जो लोगों से मिल रहा हूं, समाज सेवकों से मिल रहा हूं, सोसाइटियों में मीटिंग कर रहा हूं 10-10, 20-20 लोगों से, तो लोगों का उत्साह, उनका जो रिसेप्शन मेरे लिए है, मतलब हमारे विचारों के लिए, वो अद्भुत है। लोग कहते हैं कि आपने हमारी आंखें खोल दी कि विकास किसको कहते हैं। आपको अभी मैंने गिनाया कि जिस शहर में ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना अस्पताल है, ना ऑडिटोरियम है, ना स्टेडियम है, ना खेल के मैदान है, ना शौचालय है, चलिए जो नहीं है तो उसके वो ऊपर- विकास कैसा? नहीं ठीक है, जो नहीं है उसको हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी आप एक नया अभियान लेके चल रहे हैं। मैं आपको एक काल्पनिक सवाल करना चाहता हूँ कि समझिए अगर शहर की जनता ने कॉरपोरेशन की पूरी की पूरी सत्ता अगर आप जैसे समाज सेवकों को दे दी, जो आप एक अभियान लेकर चल रहे हैं, अगर आप लोगों को वो जिम्मेदारी दे दी, तो आप लोगों की प्रायोरिटी क्या होगी? हमारी प्रायोरिटी यही होगी जो मैंने आपको गिना है। शहर में बेहतरीन किस्म की शिक्षा, और वो शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। बेहतरीन चिकित्सा, और वो चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। लोगों के मेडिक्लेम पॉलिसी वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम करना चाहेंगे और करेंगे अगर ऐसा मौका मिला तो, क्योंकि कल्पना करें करने में, वो कहते हैं सपने भी देखें तो छोटे क्यों देखें। नहीं ठीक है, अगर आप ये सब करेंगे तो आपने इसके लिए कोई रोड मैप, कोई जो है कि प्लानिंग कुछ आपने किया है कि खाली जैसे राजनीतिक पार्टियां आती है, दावे करते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर होता कुछ नहीं है, लोग भी भूल जाते हैं। तो इसलिए आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि वादे तो आपने अच्छे अच्छे किए, जो आपने बातें कही है निश्चित रूप से लोगों को बहुत पसंद आएगा, लेकिन इनको पूरा करने के लिए जिस संसाधन की आवश्यकता है, जिस निधि की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था को लेकर कोई आपने रोड मैप तैयार किया है, कोई प्लानिंग आप लोगों ने बनाई है क्या? राजकुमार जी, हमने कोई वादे नहीं किए हैं, क्योंकि हम कोई राजनीतिक दल नहीं हैं। अभी फिलहाल मैं जन जागरण के लिए निकला हूं, मेरे साथ 10-20 लोग और तैयार हो गए हैं। नहीं, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ सर हाँ। कि आप सवाल उठा रहे हो उसके ऊपर, आपके हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए थी शहर में और ये हुई नहीं है। तो अगर आपको जनता ने विश्वास दे दिया, आपकी आपकी बातों को सुना उन्होंने, और आपको अगर वो विश्वास दे दिया, वो ताकत दे दी, वो संसाधन दे दिया, तो इसको पूरा करने के लिए आपने कोई तैयारी की है क्या? मैं ये पूछ मैं आपके काल्पनिक सवाल को और बड़ा काल्पनिक सवाल बना देता हूं कि अगर समाज सेवकों को मौका मिला और समाज सेवकों का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला, तो आप यकीन जानिए जो चीजें आपको गिनाई हैं ये सब होंगी। और आप कहते हैं कि रोड मैप है क्या? रोड मैप क्या होता है? अरे छोटे छोटे गांव में हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे शहरों में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ के नेताओं की इच्छा शक्ति ही नहीं है, मरे पड़े हैं। एक भी नेता किसी काम का नहीं है यहाँ, बुला मत मानिए। क्यों आज तक स्कूल नहीं बनाए? अपने स्कूल बना लिए। क्यों आज तक कॉलेज नहीं बनाए? अपने कॉलेज बना लिए। अरे वो नेता काहे के हैं? वो अपने व्यापार में लगे हैं। राजनीति उनका व्यापार है। हम समाज सेवकों के अगर यहाँ सत्ता आ जाती है, काल्पनिक सवाल जो चल रहा है, काल्पनिक सवाल है, अगर सत्ता आ जाती है हम समाज सेवकों की, ये सारी चीजें होंगी। और आगे बढ़ाता हूं आपके सवाल का जवाब को, अगर ये चीजें हम नहीं कर पाए तो हम इस शहर को मुंह नहीं दिखाएंगे दोबारा। हम इनकी तरह बेशर्मों की तरह दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे अगर हम ये नहीं कर पाए। रही फंड्स की बात, आप सवाल लेके जाइए, आप सरकार को मिलिए। प्रदेश सरकार किस लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए है? इनको हम क्यों चुन के भेजते हैं? उनसे मांगिए कि मेरे शहर में ये चाहिए। हम टैक्स देते हैं भाई, हमको ये सब चाहिए यहाँ। नहीं और क्यों अभी नहीं तो है? अभी तो ये महानगर पालिका कर्ज में डुबी हुई है, तो आप इतने बड़े तो बड़े कर्ज में भी इन्होंने डूबा, इसलिए इन नगर भक्षकों को हटाना और जरूरी हो जाता है। इन्होंने इस महानगर पालिका को कर्जे में कैसे डाल दिया? ऐसा क्या बना दिया यहाँ? ऐसा क्या बना दिया आपने? बताइए मुझे। मेरे शहर के सारे कार्य सम्राटों, ऐसा इस शहर में क्या बना दिया जो हमको कर्जे में डाल दिया आपने? कोई ताजमहल बनाया यहाँ? सेल्फी पॉइंट्स क्यों बना रहे हैं फिर अगर कर्जे में ही है तो? वी डोंट वांट एनी सेल्फी पॉइंट्स। हमें पानी चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। सेल्फी पॉइंट माय फुट। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि जब
सरकार में आएंगे तो राज्य सरकार से पैसे मांगेंगे, हाँ केंद्र सरकार से हाँ पैसे मांगेंगे। हम्म, तो ऐसे राज्य सरकार से जो पैसे मांगे होंगे वही तो कर्ज हमारे शहर पर है अभी। देखिए विकास के लिए कर्ज पैसे देखिए लिए गए थे ना। देखिए देखिए, ऐसा कर्ज हो तो सबको कर्जा वैसा चाहिए। हमें ऐसा कर्जवान होने में कोई तकलीफ नजर नहीं आती। वो धीरे धीरे हम चुका देंगे। अगर राज्य सरकार हमको कर्जा देगी कि भाई आप यहाँ हॉस्पिटल बनाइए, और मैं बताऊं आपको, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर शहर का नेता अच्छा हो ना, तो कई हजार करोड़ इस शहर के लोगों से इकट्ठा करके हॉस्पिटल बना दे। नेता को लोग इतना मानते हैं। अगर कोई सच्चा नेता हो तो आप जैसे लोग, कोई 100 रुपया क्षमता से देगा, कोई 1000 की क्षमता वाला 1000 देगा, 10 लाख वाला 10 लाख देगा, बाकी सरकार देगी। और लोग टैक्स देते हैं भाई, चिकित्सा कर हम दे रहे हैं, शिक्षा कर हम दे रहे हैं, सब तो लोग दे रहे हैं। आप आप बस सोचिए कि हमें ये करना है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप ठान लीजिए हमें ये करना है। आपके कहने का मतलब है कि इच्छा शक्ति की कमी है यहाँ के बिल्कुल नेताओं में। कमी है। इच्छा शक्ति के अलावा ये लोग लूट में लगे हैं। ये, एक तो इन नेताओं को लगता है कि ये 400-500 साल जिएंगे, उसके लिए इकट्ठा कर लें, फिर अपनी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। ये अपनी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी वर्तमान पीढ़ी और हमारी जो अगली पीढ़ियां है ना, उनके भविष्य का सत्यानाश कर रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल आपसे करूंगा कि 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप कंटेस्ट करेंगे या नहीं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, राजनीति सेवा का नहीं, बड़ा, क्योंकि बदलाव करने के लिए तो सिस्टम में आपको भी जाना पड़ेगा, आप दूसरे के राजनीति ऊपर आश्रित सेवा नहीं रह का सकते। बड़ा मंच है। मैं पहले ही कहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला, मुझे ऐसा लगा कि मुझे लड़ना चाहिए, मुझे लगा कि मैं कामयाब हो सकता हूं, और फिलहाल लग रहा है, लोगों की नजरें तो बता रही हैं, इलेक्शन लड़ने से परहेज क्यों होना चाहिए? हाँ, इसलिए मैंने लेकिन पूछा। उसके लिए मंच की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी जो आप समाज सेवकों का मंच बना रहे हैं उससे आप नहीं लड़ेंगे? मैंने अब से कब कहा मंच बना रहा हूं? मैं अभी खंगाल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। आप अपने शब्द मेरे मुंह पे डाल नहीं रहे नहीं, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि काफी लोगों से आप मिल रहे हैं, अलग अलग तबके के लोगों के पास आप जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, शहर की समस्याओं को लेकर, शहर का विकास कैसे हो सकता है, इन बातों को आप रख रहे हैं लगातार। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो आपका मंशा होगा, जो आज शायद आप हमसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है जो आप छुपा रहे हैं। मेरी मंशा बताता हूं आपको। मैं उन लोगों की तरह हूं ही नहीं जो मन में कुछ रखते हैं और जुबान पे कुछ रखते हैं। आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव्स। मैं सीधी बात जो दिल से आती है वही कहता हूं। हम कोई छुपा नहीं रहे हैं। हमें माहौल लगेगा कि मंच होना चाहिए तो हो जाएगा, नहीं तो समाज सेवकों को हम कोशिश करेंगे कि पार्टियां टिकट दें, लेकिन अगर हमें मौका मिला कर। अच्छा, इसके लिए भी आप तैयार हैं कि अगर अच्छे समाज सेवकों को अगर राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं तो आप उनको समर्थन अरे करेंगे? वही तो होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है। पहले से ही अगर पार्टियां अगर अच्छे लोगों को सामने ला रही है, तो हमें नई पार्टी बनाने का शौक क्यों होना चाहिए? पार्टी भाजपा क्या कम है? अगर यहाँ भाजपा में सुधार हो जाए तो भाजपा बुरी है क्या? कांग्रेस बुरी है क्या? शिवसेना बुरी है क्या? लोग बुरे होते हैं, पार्टियां बुरी नहीं होती। तो अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने भगवान कौशिक को टिकट दिया तो वो लड़ेंगे उनके पार्टी के अकेले सिंबल मुझे से? दिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़ना नहीं, उन्होंने चाहिए। तो फिर ये सपोज, अगर आपकी बात मैं मान लूं, हाँ उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान कौशिक बहुत अच्छे व्यक्ति है हाँ और उन्होंने आपको टिकट दे दिया, हाँ। तो आप क्यों नहीं लड़ेंगे? नहीं, और भी बहुत सारे व्यक्ति अच्छे हैं इस शहर में। अच्छा, अकेला एक भगवान कौशिक अच्छा, वो अगर मुझे कह दे और मैं वहां चला जाऊं तो मैं क्या कर लूंगा? बाकी तो नगर भक्षक वही वही आ जाएंगे, पुराने ही। तो मुझे वो नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनेगा? नहीं, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हो समाज सेवकों को आगे आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात से मतलब इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज जितने भी नगर सेवक हैं ये भी कभी समाज सेवक हुआ करते थे। तो समाज सेवक तो चुनकर जाते हैं ऐसे तैसे करके, लेकिन वहां सिस्टम में पहुंचने के बाद इस तरह से मैनिपुलेट होते हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि जिन समाज सेवकों के लिए आप टिकट मांगेंगे उन पार्टियों से, वो कल को मैनिपुलेट नहीं होंगे? इसकी गारंटी कौन लेगा? बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सारा व्यवस्था का खोट है। व्यवस्था ही सड़ चुकी है। जो जाता है उसको मजबूरन बुरा बनना पड़ता है, मजबूरन भ्रष्टाचार की दलदल में उसको फंसा लिया जाता है, क्योंकि ज्यादा वो लोग होते हैं। ठीक है, अगर समाज सेवकों को बहुमत मिलता है तो
जो आप कह रहे हैं वो अंदेशा गलत नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कोई, लेकिन एक आध, और उसके लिए भी हमने कोशिश जो हमने सोची है क्या? कि समाज सेवक जो नगर सेवक चुना जाएगा वो हमारे संविधान की एक जरूरत है। इलेक्टेड होगा वो, हम कम से कम 10 सेलेक्टेड लोग उसके ऊपर लगाएंगे। 5 लोग हमारे संगठन से, जो समाज सेवी लोग जो चुनाव नहीं लड़े लेकिन समाज सेवक हैं, वो मॉनिटर होंगे, मॉनिटरिंग होगी बाकायदा। और 5 ऐसे लोग जो समाज से, उसी वार्ड के आसपास के लोग, जो कोई रिटायर्ड फौजी है, कि कोई डॉक्टर है, कि कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल है, या एजुकेशनिस्ट कोई है, ऐसे लोग 10 लोग उस व्यक्ति के ऊपर मॉनिटरिंग करें, और वो 11 लोग मिलकर समेत उस नगर सेवक के 11 लोग अपने इलाके का प्लान करें कि हमको ये करना है, हमारे एरिया में ये चीज होना चाहिए। ये होता है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन, ये व्यवस्था नहीं बदलती। चलिए मान लिया आपने एक नगर सेवक के ऊपर 10 लोगों की मॉनिटरिंग कमेटी बिठा दी, कल को लेकिन उस नगर सेवक ने उन मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों की बात नहीं मानी, तो आपके पास कोई संवैधानिक अधिकार है, कोई ताकत है कि आप उसको एक्सपेल कर सके? देखो, बहुत ज्यादा मुझे कानूनन उन चीजों का अभी उनमें एक्सप्लोर किया जाएगा, उनके बारे में जाना जाएगा कि इन लोगों से किसी तरह के एफिडेविट लेके भी रखे जा सकते हैं। दूसरा, एक संगठन में बड़ी ताकत होती है। एक व्यक्ति अगर घर में ना एक बेटा गलत चलता है तो बाप उसको कई बार बेदखल कर देता है। तो अगर एक व्यक्ति गलत चलेगा तो संगठन उस पर कार्रवाई कर सकता है। हाँ, तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, लेकिन आप तो स्वीकार ही नहीं कर रहे कि कोई संगठन आप बना रहे हैं। तो संगठन कहाँ बनाया है? ये सारा तो काल्पनिक आप पूछ रहे हैं, काल्पनिक चल रहा है। नहीं, ये काल्पनिक ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इलेक्शन को ज्यादा समय तो बचा नहीं है, और आप कोई रिकॉग्नाइज पार्टी के न तो सिंबल पे लड़ने जा रहे हैं, न कुछ लड़ने जा रहे हैं, अपक्ष उम्मीदवार होंगे, या कोई संगठन आप कल को बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, तो नई नवेली चीजें होंगी वो, तो आज से कहीं ना कहीं आपको तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आपकी कोई तैयारी पीछे से चल रही है क्या, जो आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लगातार आपकी मीटिंग्स हो रही है, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे हम फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो कुछ छुपा रहे हैं या फिर जो आप कह रहे हो सच है? देखिए, मैं बताता हूँ। अभी जो मतलब अभी मैंने पहले भी बोला है कि पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार थी, उन्होंने 4 का पैनल रखा था। महीने पहले तक हम ये सुन रहे थे कि इन्होंने 1 का पैनल कर दिया, मतलब पैनल नहीं, मतलब सिंगल वार्ड कर दिया, सिंगल वार्ड इलेक्शन। तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि अब समाज सेवकों का भी अपक्ष लड़के जीतने का समय आ गया है। लेकिन जो एक गलत काम भाजपा ने किया था, वही गलत काम इस अघाड़ी सरकार ने भी किया है, जिसकी मैं फिर से निंदा करता हूं कि आप समाज सेवकों को रोक रहे हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में आने से रोक रहे हैं। आप इन अपनी पार्टियों का जो है प्रभुत्व है कि जो मर्जी आप करें, क्योंकि पैनल में सिंगल का जीतना बड़ा मुश्किल है, और समाज सेवक अगर एक पैनल बना के आए तो उनके चुनाव चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं जब तक वो एक मंच ना बनाए। तो ये बड़ा अपक्ष लोगों का आना, चुना जाना आसान नहीं रहेगा, ये मैं बता दूं आपको। और जहां तक साझा मंच की बात हुई, साहब बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके मुकाबले हम क्या कर पाएंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों का मैंने जो एटीट्यूड देखा है, जो लोगों का एक रेस्पॉन्स हमारे विचारों को मिल रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बात में बदलाव तो आएगा। शहर में बदलाव जैसे 2019 में आया, 2022 में भी मुझे निश्चित लग रहा है कि कुछ तो बदलाव आएगा। अब वो क्या होगा, क्योंकि मेरे वश में नहीं। आप कह रहे हैं ना कि आप कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि मैं कोई पार्टी बनाऊं ऐसे मेरे पास कोई साधन नहीं है। ठीक है ना? कुछ लोग अगर मिलके कहेंगे कि ऐसा साझा मंच बनाना चाहिए तो बनाओ, मैं आपके साथ हूं। एम आई क्लियर? और कुछ नहीं, बस अब हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम का समापन जो है कि किसी शायरी से करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, अच्छे एक लेखक भी हैं, तो इस कार्यक्रम का समापन अगर शायरी से हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? देखिए, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं इस देश के मजरू सुल्तानपुरी साहब, उन्होंने कभी एक शेर लिखा था जो बड़ा पॉपुलर है कि मैं अकेला ही चला था
जानिबे मंजिल मगर, लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। इसी पर मैंने एक छोटी सी गजल लिखी है कि मैं चल पड़ा तो साथ बेशुमार चल पड़े, मैं चल पड़ा तो साथ बेशुमार चल पड़े, वक्त चल पड़ा दरो दीवार चल पड़े। मैं अकेला ही चला था राह पर मगर, आकर के मेरे साथ कुछ हजार चल पड़े। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो मसीहा शहर में क्या जादू कर गया, एक मसीहा मसीहा शहर में क्या जादू कर गया, पांवों पे उठ खड़े हुए बीमार चल पड़े। ये जो हमारे लोग जो बीमार हैं ना, जो सोए पड़े हैं, अगर आप उनको जगाने चलेंगे तो वो जाग जाएंगे, मुझे लग रहा है जाग जाएंगे। छा गया है कौन सा हवाओं में नशा, शिकारियों के साथ खुद शिकार चल पड़े। बहुत अच्छा। तो मेरा ये कहना कि एक आदमी चल पड़े, कोई विचार लेके चल पड़े, तो लोग साथ चल पड़ते हैं। और मेरा खासतौर से मीरा भाईंदर के लोगों को एक संदेश है। एक बहुत बड़े शायर हुए अल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने कभी आजादी से पहले हिंदुस्तान वालों के लिए कहा था, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। मैं मीरा भाईंदर वासियों आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि संभल जाओ, नहीं तो शहर पूरा लुट जाएगा। आप खड़े हो जाइए, जाग जाइए, अच्छे समाज सेवकों का नगर सेवक बनाकर महानगर पालिका में भेजिए। अच्छे समाज सेवक अच्छे नगर सेवक हो सकते हैं और वो नगर सेवक इस शहर का भला कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, चलिए, वंदे ये थे मातरम। भगवान कौशिक जी। इसी तरह से किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए विषय के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद।